अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारा आज का प्रोग्राम खुशखबरी सीरीज़ की दूसरी किस्त है। गुज़िश्ता एक साल के दौरान पाकिस्तान को 10 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की बचत हुई। जी हाँ, एक साल के दौरान। और गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान पाकिस्तान को 16.5 अरब डॉलर्स की बचत हो चुकी है। इसमें आपको क्रेडिट इमरान खान को देना पड़ेगा। उसकी नाकामी अपनी जगह, जिनको हम तफसील में जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन यह क्रेडिट कैसे मुमकिन हो सका। इमरान खान ने आने के बाद यह फैसला किया कि मुल्क के अंदर पैदावार बढ़ाएंगे और इंपोर्ट्स को गिराएंगे। जिसके बाद यह हुआ कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान हमने तकरीबन 10 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की अशिया दुनिया से कम खरीदी और उसकी जगह हमने अपनी मुकामी अशिया खरीदी। उसका फ़ायदा क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर 5-7 साल से बंद इंडस्ट्रीज़ दोबारा चलना शुरू हो गई हैं। लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। ये सब कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हुकूमत की चंद हमाकतें, पेट्रोल, बिजली वगैरह लोगों को नज़र नहीं आने दे रही और हुकूमत सिर्फ अपोजिशन से मुकाबलेबाजी के अंदर उलझी हुई है। मैं आपके साथ कुछ फिगर शेयर करना चाहता हूं, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई तो पाकिस्तान का जो तजारती खसारा था, यानी हम दुनिया को जो अशिया बेचते थे और उनसे जो अशिया खरीदते थे, वो गैप जो था वो तकरीबन 37.5 अरब डॉलर्स का था। अब वो गैप कम होके तकरीबन 23 अरब डॉलर्स का रह गया है। अब इस 23 अरब डॉलर्स में से तकरीबन 22 अरब डॉलर्स की हमें बैरून मुल्क मुकीम हमारे भाई फॉरेन रेमिटेंसेस भेज देंगे, तो हमारा टोटल खसारा सिर्फ 1 अरब डॉलर रह जाएगा, जो ना होने के बराबर है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी के साथ साथ अगर कोरोना ना आता तो ये नुकसान भी ना होता, ये खसारा भी ना होता। क्यों? कोरोना की वजह से हमारे 1.5 से 2 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट हर्ट हुई हैं। जो हमने लॉकडाउन किया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, उस वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर बेरोजगार हो गए, पैदावार ना हो सकी, तो ये नुकसान हमें उठाना पड़ा। चलें, ये तो एक खुदावंद करीम की तरफ से एक आजमाइश थी जो हमने उसी की मदद से झेल ली। अब इस हुकूमत ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गुज़िश्ता साल में कि पहले पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट्स थी वो सिर्फ अरब ममालिक को थी या वो यूरोप थी और अमेरिका को थी। अब इस हुकूमत ने फैसला किया कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, हमें नए ग्राहक ढूंढने होंगे। क्यों? कि नए ग्राहकों का टेस्ट डिफरेंट होगा, पुरानों के मेयारात बहुत बढ़ गए हैं, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो फैसला ये किया गया कि अफ्रीका के पूरे बर आज़म को फोकस किया जाएगा। क्यों? अफ्रीका की आबादी 1 अरब से ज़ायद है और बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका है। इस 1 अरब की आबादी को अगर हम टारगेट कर लें तो कोई बात नहीं कि इसमें से हम 10-15 करोड़ नहीं, 10-15 अरब डॉलर्स कमा सकते हैं। तो इसका नाम दिया गया लुक अफ्रीका इनिशिएटिव। इसके बड़े अच्छे नताज सामने आए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान की जो इन ममालिक को चावलों की एक्सपोर्ट थी वो 20% इजाफा हुआ है। इसी तरह बेड लिनन यानी कि बेड शीट्स, बेड कवर्स, पिलोज वगैरह जो हैं, उनके एक्सपोर्ट्स में भी 20% इजाफा हुआ है। ये मैं आपको एक साल की बात बता रहा हूँ। इसी के साथ जो ट्रैक्टर्स की एक्सपोर्ट थी उनमें 60% इजाफा हुआ है। और अगर मैं आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है कपड़े की मसनूआत, हमारे गारमेंट्स जो हैं, उनकी बात करूं तो आप गेस कीजिए कितनी होंगी? 500%, 800% बढ़ी होंगी, 1000% बढ़ी होंगी? नहीं जी, 1250% एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ी हैं सिर्फ अफ्रीका के लिए गुज़िश्ता तकरीबन 11-12 माह में। अब बताइए, ये कुछ छोटा इनिशिएटिव नहीं था, अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन इन जैसी बातें बताने के लिए ना तो हुकूमत के पास टाइम है और ना ही वसाइल। ठीक है जी। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान ने खुद क्या अचीव किया। पाकिस्तान ने मशरक़ वुस्ता को जो पहले गोश्त, पोल्ट्री, मछली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भेजी जाती थी, उनका मयार बेहतर किया, तरसील बेहतर की, तो उससे भी 36% एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं हमारी गल्फ के ममालिक को। इसी के साथ साथ हमारे जो चावलों की एक्सपोर्ट थी पूरी दुनिया में, उसमें 42.5% इजाफा हुआ है। ये मैं आपको कई सारी अच्छी खबरें एक साथ बता रहा हूं। अब हम देखते हैं कि कोरोना के बाद हमने क्या अचीव किया। कोरोना से पहले ना तो हमारे पास मास्क बनते थे, कुछ N95, ना हमारे पास PPEs,
ना मेडिकल गाउन बनते थे, ना हैंड सैनिटाइज़र बना करते थे। जैसे कोरोना आया तो 2 नंबर हैंड सैनिटाइज़र वालों ने करोड़ों रुपए छापे। अब क्या हुआ, पाकिस्तान अपने हैंड सैनिटाइज़र खुद बना रहा है, मास्क बना रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपीईज जो डॉक्टर्स पहनते हैं वो बना रहा है। और पाकिस्तान को गुज़िश्ता दिनों एक $100 मिलियन का ऑर्डर मिला है एक्सपोर्ट करने का इन तमाम चीज़ों का। अब तो पाकिस्तान ने अपने वेंटिलेटर्स बनाना शुरू कर दिए हैं। वेंटिलेटर्स एक कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है जो दुनिया के बहुत कम मुल्क बनाते हैं। अब चूंकि हम वेंटिलेटर्स बना रहे हैं, हमारे अस्पतालों में जो पहले कमी थी ये पूरी हो जाएगी। और इन वेंटिलेटर्स की बात अहम ये है कि पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स बैरून मुल्क आने वाले वेंटिलेटर्स से कम 5 गुना सस्ते होंगे। दूसरा, इनकी रिपेयर सस्ती होगी। तीसरा, हमारे अपने लोग इसमें ट्रेंड हो जाएंगे इनको बनाने में। इनके इक्विपमेंट पाकिस्तान में बनेंगे, वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी। और पांचवी बात, हमारे अस्पतालों के अंदर जो शॉर्टेज थी वो बआसानी कम हो जाएगी। यानी कि जहाँ हमने एक वेंटिलेटर के पैसे खर्च करने थे, उतने ही पैसों में हम 5 वेंटिलेटर्स खरीद सकेंगे, 5 मरीजों को वेंटिलेटर्स दे सकेंगे। और कोरोना के बाद भी ये वेंटिलेटर्स हमारे मरीजों के लिए दस्तयाब होंगे। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान ने कोई ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट करना शुरू की जो पहले नहीं करता था। तो जी हाँ, पिछले 1 साल के दौरान हमने होम अप्लायंसेस के अंदर एक बड़ा मार का असर अंजाम दिया है। पाकिस्तान ने पहले वाटर डिस्पेंसर एक्सपोर्ट करना शुरू किए, फिर पाकिस्तानी मेड माइक्रोवेव एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, जो एक बहुत बड़ी छलांग है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ सालों में $400 मिलियन के होम अप्लायंसेस, जिसमें फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन शामिल हैं, वो एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा। ये वो इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स हैं, जब ये एक्सपोर्ट होना शुरू होंगी तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री, पाकिस्तानी मजदूर, पाकिस्तानी इंजीनियर्स को रोज़गार पाकिस्तान में मिलेगा। पहले क्या होता था, सब कुछ बना बनाया हम चाइना से इंपोर्ट कर लेते थे। तो हमारे यहाँ जो चीज़ें बननी थी उसके लिए चाइना ने अलहदा मजदूर रखे हुए थे, चीज़ें वहीं बनाते थे, उन्हीं मजदूरों को तनख्वाह वहीं मिलती थी। पाकिस्तान में बनी बनाई चीज़ आ जाती थी। हमारे 16,000 इंजीनियर्स बेरोज़गार थे। ये छोटी तादाद नहीं होती। अब इस तरह की इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनने से इन लोकल हमारे इंजीनियर्स को जॉब्स मिलेंगी, यहाँ लोकल टेक्नीशियंस को जॉब्स मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लड़कों को जॉब्स मिलेंगी, इसी के साथ साथ हमारे मजदूर को जॉब मिलेगी। अब हम आते हैं आईटी के एक्सपोर्ट्स की तरफ। आईटी की फील्ड की जितनी ज़रूरत इस पैंडेमिक में महसूस की गई, पहले कभी नहीं की गई थी। तो उसके अंदर भी खुशखबरी है। गुज़िश्ता 10 माह के दौरान पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर 23% इजाफा हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान में 6,000 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर की कंपनीज़ हैं जो दुनिया के तकरीबन 150 ममालिक को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती हैं। ये 23% इजाफा एक अच्छा स्टेप है, एक बड़ा इजाफा है। हम एक बड़ी मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। वैसे ही पाकिस्तान दुनिया के 3 बड़े फ्रीलांसर्स मुल्क में शुमार होने लगा है। अब दुनिया के ममालिक पाकिस्तान से अपना काम करवाना पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर दूं कि हमारे यहाँ आईटी के एक्सपोर्ट्स सिर्फ नहीं बढ़ी, हमारे यहाँ कई दीगर चीज़ों के एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। मसलन लेदर के एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। लेदर से मुतल्लिका जितनी प्रोडक्ट्स थी उनकी, जूतों के एक्सपोर्ट्स इवन बढ़ी हैं हमारे यहाँ। लेदर शूज़ की, जो पहले हम चाइना से बने बनाए जूते इंपोर्ट करते थे, आपने आज से 2-3 साल पहले देखा होगा कि इवन सर्विस और बाटा के जो शूज़ थे, 90% शूज़ वो चाइना से बने बनाए और घटिया क्वालिटी के लाकर ऊपर सर्विस बाटा की स्टैंप लगी होती थी और हम लोगों को बेच देते थे। अब ये सारे शूज़ पाकिस्तान में बन रहे हैं और उनका मयार कभी नोट कीजिएगा, चाइना के शूज़ से बेहतर है। जी हाँ, इसी के साथ साथ बाटा और सर्विस ने तकरीबन 5 सालों बाद पाकिस्तान में अपनी मौजूद फैक्ट्रियां दोबारा चालू की हैं। हमारे मजदूर, हमारे कारीगर दोबारा आए हैं। हमारी कटलरी के एक्सपोर्ट, कटलरी वो बेहतर हुई है। इसी तरह बेतहाशा एक्सपोर्ट्स में छोटा बड़ा मार्जिन इंक्रीज का देखने में आया है। अब हम आते हैं कि इमरान खान नाकाम क्यों हो रहा है, अवाम को इन अच्छी बातों की फील क्यों नहीं आ रही। उसकी वजह 2-3 मैं आपको बता देता हूं। पहली बड़ी वजह है जी कि मुझे फील तब अच्छी आएगी, आपको फील तब अच्छी आएगी कि जो चीज़ आपको डायरेक्टली इफेक्ट करती है वो बेहतर हो जाए। मसलन आप सरकारी महकमे में जाते हैं, वहाँ आपसे करप्शन नहीं की जाती, पैसे नहीं मांगे जाते, तो आप समझेंगे तब्दीली आ गई है। इसी तरह आप समझते हैं पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, खुराक कीमतें अगर ये कंट्रोल में हैं और मेरी कुव्वत ख़रीद के मुताबिक हैं
तो आप तब्दीली ला सकते हैं। आप समझिए 5-6 ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जिनको अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल कर लिया जाए तो एक अच्छी फील दी जा सकती है, जो कि नून लीग ने आर्टिफिशियली कंट्रोल करके दी हुई थी। वो करते क्या थे कि दुनिया से ढेर सारा कर्जा लिया और इन 5-6 चीज़ों को सब्सिडाइज करके, मसलन डॉलर हो गया, महंगाई हो गई, आपको खुश कर दिया। अब होना क्या चाहिए था, जैसे ही पेट्रोल की शॉर्टेज हुई तो इमरान खान को अपने वज़रात समेत अपने हलकों में खुद निकलना चाहिए था और हुक्म देना चाहिए था कि जिस पेट्रोल पंप से, जिस डिपो से पेट्रोल ना बेचा जा रहा हो लेकिन वहाँ पेट्रोल मौजूद हो, उसको सील किया जाए और उसके मालिकान को नए ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक्ट के तहत, जो इसी हुकूमत ने पास किया है, जिसमें 3 साल कैद है और मुखबरी करने वाले को 10% इनाम है और जो चीज़ कब्जे में ली गई है उसका 50% हर्जाना है। आप इस पर इम्प्लीमेंट तो करवाते, 2 दिन आप खुद निकलते, तमाम SHOs की जिम्मेदारी लगाते। आप देखते ये SHOs इन सब को रातों को घरों से उठवाकर कैसे पेट्रोल पंप नहीं खुलवाते। इसी तरह जब शुगर का स्कैंडल आया, इमरान खान ने बस AC वाले कमरे में बैठकर कमीशन ऑर्डर कर दिया, फील्ड में निकलना चाहिए था। आटे में भी ऐसा होना चाहिए था। आप SHOs को, DSPs को, DPOs की जिम्मेदारी लगाते, बड़े बड़े ज़ख़ीरांदोज़ पकड़ें, उनको मीडिया के सामने पेश करें, उनको बेनकाब करें, इनका किस पार्टी से ताल्लुक़ है। आप देखते 3 से 4 दिनों के अंदर ये तमाम क्राइसिस ख़त्म हो जाने थे, क्योंकि इस माफिया को ऐसे ही आड़ डाला जा सकता है। अब बाई बुक चलेंगे, कागजी तौर पर कार्रवाइयाँ करेंगे तो माफिया आपको जीने नहीं देगा। आज के लिए इतना ही। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से इमरान खान की तमाम अचीवमेंट्स पीछे रह जाती हैं और उस बेचारे को गालियाँ पड़ती रहती हैं। मुझे उम्मीद है कि वो अपनी परफॉर्मेंस इस मैदान में बेहतर करेंगे ताकि आवाम को भी कुछ सुकून और तब्दीली का एहसास हो सके। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।